हेलो फ्रेंड्स। फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 11 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 10 ऑफ चैप्टर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर। इस पार्ट 10 में हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और ये लास्ट वीडियो है एक्सरसाइज का। इसके पहले 2-3 वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज देखा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि 5.19 में ये ट्रॉली ऑफ मास 300 kg, ये रोड है, ये मान लीजिए आपका ट्रॉली है, ठीक है, गाड़ी जैसा बना दिया, ट्रॉली है और इसमें एक छेदा है। यहाँ पर आगे देख लीजिए, इसका मास है कितना ट्रॉली का, 300 kg, कैरिंग ए सैंड बैग ऑफ 25 kg। एक सैंड बैग है यहाँ पर, ठीक है, उसमें बालू भरा हुआ है 25 kg विथ स्पीड एंड मूविंग यूनिफॉर्मली विथ स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड है 27 किलोमीटर पर आवर, इधर चल रहा है राइट साइड। ऑन ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक, न्यू जो है सो जीरो है। आफ्टर वाइल सैंड स्टार्ट्स लीकिंग आउट ऑफ द आउट ऑफ ए होल ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रॉली। किधर से निकल रहा है सैंड? इधर निकल कर जमीन पर गिर रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। और उसका रेट क्या है बालू के गिरने का? वो है, उसको dm/dt कहें तो वो होता है 0.05 kg, तो 50 ग्राम पर सेकेंड। पर सेकेंड जो है सो 50 ग्राम बालू गिर रहा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रॉली आफ्टर द इंटायर सैंड बैग इज एम्प्टी? कितना देर में एम्प्टी हो जाएगा आप निकाल सकते हो। हाँ, 25 kg जो है उसको टाइम लगेगा कितना, dm/dt, ये रेट है, इतना टाइम लगेगा, पूरा का एम्प्टी हो जाएगा। ये है 0.05 टाइम्स टी, वो टाइम है इसका 500 सेकेंड। तो 500 सेकंड के बाद में इसका स्पीड क्या हो जाएगा, कितना चेंज होगा। अब आप कह सकते हो कि वो है कुछ बालू निकल के जा रहा है, या रॉकेट प्रॉब्लम की तरह है। रॉकेट में जो है गैस निकलता है और तब उसके वजह से उसका स्पीड बढ़ता है, और इसी वजह से ये रॉकेट है, यहाँ से गैस निकल रहा है और ये आगे जा रहा है, गैस इधर जा रहा है, आगे इधर जा रहा है, ताकि टोटल मोमेंटम कंजर्व रहे, जीरो। और इसी वजह से ये जो रॉकेट है वो वहाँ भी चलता है, स्पेस में भी चलता है जहाँ हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एरोप्लेन नहीं है कि हवा की वजह से चलता है। ये जो चलता है गैस को जो है सो मोमेंटम इधर भेज देता है, तो उसके वजह से रिक्वाइल जो मिलता है इसका मोमेंटम इधर, ताकि नेट मोमेंटम सेम रहे। तो ये रॉकेट प्रॉब्लम है, लेकिन ये रॉकेट प्रॉब्लम नहीं है। रॉकेट में देखिए गैस किधर से निकलता है, पीछे से निकलता है। यदि साइड से निकलेगा गैस इधर, जैसे आपको पता है कि स्पेस में जो रॉकेट है वो अपना डायरेक्शन कैसे लेफ्ट राइट करता है। तो मान लीजिए ये रॉकेट है, स्पेस में है, ठीक है, तो उसमें इधर भी लगे रहते हैं कुछ फ्यूल के, कुछ फ्यूल जो है इधर भी, तो इधर से फ्यूल इधर से छोड़ सकता है, और फ्यूल नहीं भी छोड़ता ना तो वो उधर से लाइट छोड़ता है, कुछ रेडिएशन, जैसे रेडिएशन टाइप का चीजें छोड़ता है। तो स्पेस में ज़्यादा फ्रिक्शन तो है नहीं, फ्रिक्शन ऑलमोस्ट नहीं है। तो क्या होता है, इसके वजह से भी वो अपना थोड़ा सा उसको मोशन इधर आ जाता है। तो इस तरह से वो थोड़ा बहुत अपना बैलेंस कर लेता है, जस्ट रेडिएशन छोड़ के, क्योंकि रेडिएशन से भी मोमेंटम बाहर जा रहा है। हाँ ऑफकोर्स, थोड़ा अच्छा खासा लाइट उसे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो वैसे भी छोड़ सकता है। और नहीं तो जैसे थोड़ा बहुत गैस जो है, जो इधर से दुनिया भर का गैस छोड़ता है, तो थोड़ा बहुत गैस तो बचा कर रखेगा अपना, और उसको इधर छोड़ सकता है, इधर छोड़ सकता है, और इससे वो अपना डायरेक्शन इधर उधर फिक्स करता है। यहाँ पर वो भी नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि इसका वेट इतना ज़्यादा है कि ये जो है, जो जिस रेट से ये गिर रहा है, ये जो फोर्स ऊपर लगाएगा, वो बहुत कम होगा। ये चल इधर रहा है, यदि ये इधर से निकलता बालू, तब इसको पुश करता है इधर, तो पुश तो करेगा नहीं, क्योंकि इधर से निकल ही नहीं रहा, निकल तो इधर से रहा है। तो ये जो फोर्स लगाएगा वो ऊपर में लगाएगा, और ये फोर्स ज़्यादा है नहीं कि इसको धरती से छोड़ के हवा में फेंक देगा। 50 किलोग्राम, 50 ग्राम पर सेकंड गिर रहा है, 300 किलोग्राम को ट्रॉली को क्या कर सकता है? कुछ नहीं करेगा। तो ये जिस स्पीड से चल रहा था उसी स्पीड से चलता रहेगा। आप चाहो तो ये कैलकुलेट करके दिखा सकते हो कि ये जो 20-25 कितना है, 50 ग्राम पर सेकंड से बालू जो नीचे गिर रहा है, ये कितना थ्रस्ट ऊपर दे रहा होगा। वो बहुत कम थ्रस्ट दे रहा है, वो आप अपने से निकालो। लेकिन वो 300 किलोग्राम इसको मैं देख रहा हूँ और 50 ग्राम ये देख रहा हूँ, पर सेकंड छोड़ रहा है, वो क्या फोर्स लगाएगा? बहुत कम। तो इसका स्पीड यही रह जाएगा, 27 किलोमीटर पर आवर।
क्योंकि बालू नीचे से गिर रहा है, इधर से गिरता और ये फ्रिक्शन बता दिया है, तब जितना ही गिर रहा है 50 ग्राम ही काफी होता है इसको आगे ले जाने के लिए, क्योंकि इधर इसको कोई वेट को बैलेंस नहीं करना है ना। इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी थोड़ा भी फोर्स लगेगा तो मूव कर जाएगा, एक्सलेशन आ जाएगा एक्चुअली। और एक्सलेशन आ जाएगा तो इतना टाइम के बाद में उसका वेलोसिटी बढ़ के कुछ और हो जाता है। लेकिन इधर से नहीं निकल रहा है, वो निकल रहा है नीचे से, तो उसे वेट को बैलेंस करना पड़ेगा। अभी जो इसका वेट कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एडजस्टेबल फोर्स है, वो ऐसा नहीं है कि हमेशा इतना लगेगा, थोड़ा सा ये और लगा दिया तो उठ के चला जाएगा। ये यदि थोड़ा और लगाएगा तो बोलेगा मैं रेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा। तो यदि ये 3000 न्यूटन का भी लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ये थोड़ा सा लगाएगा तो बोलेगा ठीक है मैं 5 न्यूटन कम कर देता हूँ अपना, थोड़ा मैं ही रेस्ट कर लेता हूँ। ये तब तक ये तभी लिफ्ट कर पाएगा जब ये टोटल जो इसका फोर्स है इस बालू गिरने की वजह से 3000 न्यूटन होगा, तभी ये ऊपर जा सकता है। और प्लस बालू का जो बोरी है उसमें भी बालू है, सब बालू तो गिरा नहीं है ना, उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस वजह से आंसर आपका जस्ट 27 किलोमीटर पर आवर होगा, कोई चेंज नहीं, नो चेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5.20। ये बॉडी ऑफ मास 0.5 kg, ओके, ट्रेवर्स इन स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी v का वैल्यू दिया है कैसे? पहले मास है 0.5 kg और उसके बाद में उसका वेलोसिटी है a x टू द पावर 3/2 और जहां पर a का वैल्यू दिया है 5 प्रॉपर यूनिट में, हम 5 केवल लिखते हैं। व्हाट इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर? जो इस पर नेट फोर्स लग रहा है वो कितना वर्क डन करेगा फ्रॉम 0 टू 2 मीटर में? ये 5 kg का बॉडी है, मान लेते हैं 5 kg है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इसका वेलोसिटी दिया हुआ है इस तरीके से। व्हाट इज द फोर्स डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर? अब यहाँ पर देखिए इसका वेलोसिटी जो है सो टाइम का फंक्शन, पोजीशन का फंक्शन है, ठीक है, तो ये टाइम का भी फंक्शन होगा और इसका मतलब है टाइम का फंक्शन है तो उसमें एक्सलेशन है, और एक्सलेशन है इसका मतलब फोर्स लग रहा है, कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है, ये अपने से तो कैसे लगाएगा, चाहे कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है। अब उसी फोर्स के वही फोर्स जो है वर्क कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है ये आपको बताना है। सबसे आसान तरीका क्या है इसे बनाने के लिए? आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया है, मतलब कि आपको पता है कि x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना है, कितना है वेलोसिटी, x का वैल्यू 0 रखिए, 0 है। और a जब आ जाता है यहाँ पर x इक्वल टू 2 मीटर पर, तब वेलोसिटी कितना है, x की जगह पर 2 रखिए और a का वैल्यू 5 है, तो 5 टाइम्स 2 टू द पावर 3/2, मतलब 5 टाइम्स 10 इतना मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। वेलोसिटी इनिशियल टाइम में पता है, फाइनल टाइम में पता है, फोर्स कितना लग रहा है वो हमें नहीं पता, निकाल चाहे तो निकाल सकते हैं। और पूछा है कि वर्क डन कितना है, तो वर्क डन यहाँ पर वेलोसिटी मुझे पता है तो काइनेटिक एनर्जी भी पता है, शुरू में काइनेटिक एनर्जी 0 है और बाद में काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए फाइनल, हाफ mv²। मास कितना है इसका, आधा kg बोला है, और वेलोसिटी यहाँ पर निकाले हैं, इसका स्क्वायर करते हैं 100 टाइम्स 2, 200, ये 2 चला गया, ये 50 जूल है, शुरू में 0 जूल और बाद में 50 जूल, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, आप जो वर्क डन है तुरंत पता चल जाएगा। वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगा रहे हैं। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 50 जूल है, इनिशियल 0 है, ये वर्क डन हमसे पूछा है तो आ गया 50 जूल। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए और 2 स्टेप में आपका आंसर आ गया एकदम इमीडिएटली। यदि वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगाइएगा तो देखिए निकाल के कितना लंबा चौड़ा होता है विदाउट वर्क एनर्जी थ्योरम।
हमें क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है a टाइम्स, वेलोसिटी है a टाइम्स x टू द पावर 3/2। a का वैल्यू 5 है और मास इसका आधा kg है। x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 तक जो है इसका मुझे वर्क डन कितना हुआ है वो बताना है। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2, 0.5 kg है। ठीक है, वेलोसिटी मुझे पता है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करके फोर्स निकालते हैं। ठीक है, एक्सलेशन निकालते हैं तो फोर्स अपने आप आ जाएगा, या फोर्स निकालिए सीधे, मास टाइम एक्सलेशन। मास टाइम एक्सलेशन का मतलब dv/dt। यहाँ पर नहीं, इसको इंटीग्रेट कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, ये कांस्टेंट है बाहर कर दिए, d/dt ऑफ x टू द पावर 3/2। यहाँ पर जो है x जो है वो फंक्शन किसका है, टाइम का है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन वो टाइम का फंक्शन है। इसका डिफरेंशिएशन होगा 3/2 टाइम्स पावर एक कम हो जाएगा, हाफ हो गया, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर ली। अब x को जो है सो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, चेन रूल यहाँ पर लगाए हैं डिफरेंशिएशन का। उसके बाद ये कितना आ गया, 3ma/2, ये तो कांस्टेंट है, अभी स्क्वायर रूट ओवर एक्स आया। और dx/dt को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमें पता है यहाँ से, उसी को फिर सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ से लाके, 3ma/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स, अभी का वैल्यू है a टाइम्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स और x। ये जो x का पावर 3/2 है सो एक x है और एक स्क्वायर रूट ओवर एक्स है, और इसको यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आएगा, 3ma² टाइम्स, ये दोनों मिलकर एक तो x हो गया और एक x ये है x²। ये आया हमारा फोर्स। वैल्यू सबका रख दें क्या, बाद में रखेंगे। वर्क डन निकालना है, ये जो है सो फंक्शन है किसका, फोर्स जो है सो फंक्शन है x का, वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स है तो हमें कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है 0 से लेकर 2 मीटर तक। फोर्स का वैल्यू रखिए, ये है आपका फोर्स का वैल्यू, 3ma²/2, कांस्टेंट है ये, बाहर निकाल लेंगे, x², डिफ्रेंशिएट करते हैं, x इक्वल टू 0 टू 2, 3ma² कांस्टेंट है, बाहर कर लिए। अब x² का डिफ्रेंशिएशन निकालना है, और उसके बाद में डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन निकालना है, उसके बाद में लिमिट रख देंगे। इसका वैल्यू कितना हुआ, x टू द पावर 3/3, 0 से लेकर 2 तक, ये 3 और 3 खत्म हो गया, ma²/2 ये कांस्टेंट है। x का वैल्यू पहले 2 रखेंगे तो 2 टू द पावर 3 माइनस 0 टू द पावर 3, तो ये कितना हो गया, यहीं पर लिख देते हैं हम, 2 टू द पावर 3 8 हो गया, माइनस 0 जस्ट 8, सो 4 आ गया, 4ma², यही है वर्क डन आपका। आप सबका न्यूमेरिकल वैल्यू रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। 4, m के वैल्यू था आधा kg और a का वैल्यू 5 है तो उसका स्क्वायर हो गया इतना, ये बन गया 2, 4 एंड आधा 2 हो गया, अब 5 का स्क्वायर 25 हो गया, सब मिला के 50 जूल। यही पहले भी आया था, अब भी आया, लेकिन इसमें काफ़ी लंबा लगा रहा, पहले फोर्स निकालना पड़ा, फोर्स निकालने के बाद में फिर हमें वर्क डन जो है सो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का के लिए जो यूज करते हैं इंटीग्रेशन, वो करना पड़ा और लंबा चौड़ा करके उतना आया। लेकिन इसका पहला मेथड देखिए, वेलोसिटी दिया हुआ है तो शुरू में जो वेलोसिटी है वो पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी भी शुरू में और बाद में पता है, तो चेंज में जो काइनेटिक एनर्जी में हुआ वो तुरंत पता चल गया कि 50 जूल चेंज हुआ है काइनेटिक एनर्जी में। वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार यही तो वर्क है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे एक ही फोर्स लग रहा है, जो इसका जो नेट फोर्स बोला, चाहे एक फोर्स लगे या 10 फोर्स लगे, वो जो नेट फोर्स है वो यही है, ये वर्क डन बाय नेट फोर्स ही है। ठीक है, और यहाँ पर जो फोर्स आपने निकाला सेकंड मेथड में वो नेट फोर्स ही है, यदि थोड़ा थोड़ा करके 4-5 फोर्स लग रहे हैं तो सबका वेक्टर सम है। तो इस तरह से इसको बनाते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
द ब्लेड्स ऑफ ए विंड मिल, पवन चक्की जिससे बिजली बनता है, स्वीप आउट ए सर्किल ऑफ रेडियस ए। तो बनाते हैं पहले एक फिगर, यहाँ पर सर्किल बनाते हैं। ये देखिए इसका ब्लेड है कुछ ऐसे, ऐसा नहीं रहता है, और उसमें एरोडायनेमिक्स ब्लेड होते हैं। जो घर में फैन लगा हुआ रहता है ना, उसमें भी एरोडायनेमिक्स होते हैं। यहाँ तो और भी एरोडायनेमिक्स यूज करना पड़ता है, नहीं क्योंकि बहुत भारी है। तो ये जो स्वीप करता है इतना बड़ा एरिया, ये जो एरिया है पाई आर स्क्वायर, इतना स्वीप करता है, उसको वो ए बोल रहा है। ठीक है। इफ क्वेश्चन नंबर 1, if the wind flows at a velocity v perpendicular to the circle, ओके ये जो सर्किल है इस पर विंड जो ब्लो कर रहा है, वो जो फ्लो कर रहा है उसको एकदम इस पर परपेंडिकुलर आ रहा है, मतलब सारा जो भी हवा है इसके अंदर से घुस के निकल सकता है यदि वो रुका हुआ है तो, और यदि रुका हुआ नहीं है तो ब्लेड से टकराएगा। अब ब्लेड से टकराएगा तो ब्लेड घूमेगा। एरोडायनामिक्स वहाँ इस तरह से बनाया हुआ है कि ब्लेड जब टकराती है हवा तो ब्लेड घूमने लगता है, और एक बार ब्लेड घूम गया तो उस बिजली बनेगा, डायनेमो। माइकल फैराडे, थैंक्स टू माइकल फैराडे, टरबाइन चलाना है और डायनेमो से बिजली बना लेंगे। व्हाट इज द मास ऑफ द एयर पासिंग थ्रू इट इन टाइम टी, इन टाइम टी कितना मास इससे होकर पास कर रहा है इस सर्किल से। तो मास कितना होता है, मास होता है वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी, यही ना मास होता है। अब यहाँ पर कौन सा वॉल्यूम हम ले, देखिए डेंसिटी दे दिया है यहाँ एयर का 1.2 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यहाँ लिख दिया। आगे और भी लिखा है एयर जो है वो ये जो एरिया है 30 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, स्पीड भी जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ये सभी कुछ दिया हुआ है। और ये भी आगे लिखा हुआ है कि एज्यूम दैट द विंड मिल कन्वर्ट्स 25% ऑफ एनर्जी, 25% ऑफ द विंड्स एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये विंड मिल पूरा मिल के जो है डायनेमो सहित सब मिल के 25% जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी एयर का उसको ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वही उसका एफिशिएंसी है। और इसमें बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल तो ये था कि इसका मास बताइए जो 1 सेकंड में इससे होकर पास कर जाएगा। दूसरा सवाल था व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर, मास पता चल जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चल जाएगा पता एयर का। और थर्ड में जो है सो आपको बताना है कि कितना एनर्जी बनेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगा, वो 3 चीजें बताना है। तो पहले मास के लिए देखें तो मास क्या होता है, वॉल्यूम टाइम डेंसिटी। और वो मास नहीं पूछा, वो पूछा पर सेकंड कितना मास पास कर रहा है, नहीं यहाँ टी टाइम में कितना पास कर रहा है। तो 1 सेकंड में मास कितना पास कर रहा है यदि वो हमें पता चल जाए तो टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है। तो 1 सेकंड में यदि इसका स्पीड भी है, कहीं पर भी लिखा हुआ था ना स्पीड, देखिए भी है स्पीड, तो इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में इतना जो एयर दिख रहा है यहाँ पर, ये मान लीजिए भी लेंथ ले लेते हैं। भी मान लीजिए जैसे कि बोला है यहाँ पर कितना 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, इसको 5 टाइम्स 18 से 5 इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5/18 से, तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी जो है सो 10 मीटर हम ले लिए लेंथ, यहाँ पर भी लेंथ लिए जो कि 10 मीटर है। 10 मीटर लंबा जो है सो एक कॉलन हम समझ रहे हैं, और उसका सर्किल जो है यहाँ पर ये वाला एरिया है, ये एक तरफ इधर भी है। तो एक आप एज्यूम कीजिए एक सिलेंडर को जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका एरिया के बराबर ए, और लेंथ है उसका 1 सेकंड में जितना स्पीड, जितना दूर तक चलती है हवा, यानी उसका स्पीड वो है भी। तो यहाँ पर भी जो हवा है 1 सेकंड के बाद इधर से निकल जाएगा, राइट, क्योंकि इसका स्पीड है भी और ये लेंथ मैंने भी ही लिया है। तो 1 सेकंड में यहाँ वाला हवा भी निकल जाएगा और इधर का हवा तो ऑफकोर्स निकल जाएगा यहाँ से। तो 1 सेकंड में इतना सारा हवा, ये जो दिख रहा है पवन चक्की, जो सर्किल की बात कर रहा है वहां से निकल जाएगा 1 सेकंड में। तो यही मास है जिसका वो बात कर रहा है कि 1 सेकंड में इतना मास उससे होकर निकल रहा है। तो 30 सेकंड में टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ठीक है। ये एरिया है कितना, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ये लेंथ भी, तो इसका वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम आ गया ए टाइम्स भी। 1 सेकंड में इतना निकल रहा है। और डेंसिटी, हवा का डेंसिटी रो ए ले लेते हैं अभी, या रो ही रखते हैं, और क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, जब यहाँ और कोई है नहीं तो सिंपली रो लेते हैं। तो ये हो गया वॉल्यूम और टाइम्स डेंसिटी, तो यही मास हो गया। लेकिन ये मास हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी, इसका यूनिट देखेंगे तो मास पर यूनिट टाइम है आया है।
टी टाइम में यदि निकालेंगे तब मास निकलेगा। मास इसको ये है मास पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में कितना मास या पर यूनिट टाइम जो है, यहाँ यूनिट टाइम जो है मास को बोल रहे हैं, एक सेकंड को बोल रहे हैं, पासिंग थ्रू ए, ये है आपका एक सेकंड में इतना पास कर रहा है। तो टी सेकंड में कितना पास करेगा? सो इन टी सेकंड ये पास कर जाएगा जो मास, वो हो जाएगा m इक्वल टू दिस टाइम, यही आपका मास है। ये जो वॉल्यूम आपको दिखा है यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम, वो एक सेकंड में इतना वॉल्यूम जो है सो उससे होकर निकल जा रहा है, मतलब इतना मास एक सेकंड में होकर निकल जा रहा है। तो 30 सेकंड में कितना मास निकलेगा? सिंपली टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सबका वैल्यू रखिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना है? 30, भी का वैल्यू आया था 10, 36 किलोमीटर पर आवर था। रो बोला है 1.2 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और टाइम टी जो है सो टी कुछ बोला था क्या? इसने टी कहीं नहीं बोला, इस क्वेश्चन में टी नहीं कुछ बोला है, तो टी ही रहने देते हैं। तो आपका आंसर तो यही हो गया यदि सब वेरिएबल के टर्म में बात करें तो। और नहीं तो ये हो गया 360, ये कहाँ से चला गया 360 टाइम्स टी। और टाइम यदि यहाँ पर टाइम मस्ट बी इन सेकेंड, राइट, तब जाके आपका मास आ जाएगा यदि यूनिट में देखना चाहते हैं तो, और नहीं तो वेरिएबल में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बी में देखते हैं। बी क्या बोल रहा है? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर? काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। मास तो दे दिया है, हाफ मास है ए भी रो टी, अभी स्क्वायर। तो ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी, ए रो टी भी क्यू, ये काइनेटिक एनर्जी। और लास्ट वाला क्वेश्चन है कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा? एज्यूम दैट द विंड मिल कन्वर्ट्स 25% ऑफ द विंड्स एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये सबका वैल्यू दिया हुआ है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस्ड? पावर पूछ रहा है, पर सेकंड कितना एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो पावर कितना प्रोड्यूस्ड होगा ये आपसे पूछा है। एफिशिएंसी टाइम्स इसका जो काइनेटिक एनर्जी है उसका मल्टीप्लीकेशन। यदि 100% एफिशिएंट होता विंड मिल, मान लीजिए 100% होता है, तो जो हवा का काइनेटिक एनर्जी है टी टाइम में, इतना काइनेटिक एनर्जी है, तो टी टाइम में इतना सारा का सारा जो बन जाता है, क्या बन जाता है? एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाता है। लेकिन एफिशिएंसी उतना तो है नहीं, एफिशिएंसी जस्ट 25% है। तो इसका 25% एनर्जी बनेगा टी टाइम में। तो टी से डिवाइड कर दीजिए तो ये पावर आ जाएगा। ठीक है, ये है टोटल एनर्जी आपका। ठीक है, और टोटल एनर्जी जो है उतना बिजली बनेगा नहीं। कितना बिजली बनेगा? इसका 25% ही, ये ईटा जो है सो 25%, 25% या 30 लिखा था, 25%। ठीक है, और ये तो बिजली बना कितना समय में? टी टाइम में। टी टाइम में पावर का मतलब होता है पर सेकंड कितना बन रहा है, पर यूनिट टाइम कितना बन रहा है, इसलिए हम टाइम से डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो ये टाइम चला गया, यहाँ पर आ गया ईटा टाइम्स 1/2 ए रो वी की, ये आपका आंसर है। आप सबका वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू रख लीजिए, और जो भी आता है वो आपका न्यूमेरिकल आंसर है। ईटा है 25%, मतलब 0.25, 25/100। हाफ तो हाफ है, ए 30 बोला था, 30 स्क्वायर मीटर। रो ये 1.2 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और वेलोसिटी, वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड, उसका पावर 3, कितना आ गया? ये है 1/4, ये है 1/2, ये है 36, ये दोनों मिलकर, और ये है 1000। कितना आ गया देखिए, 4 दूनी 8, नहीं 4 9 36 और 2 500, 4500, इतना वाट बना, मतलब 4.5 किलो वाट। ये आपका एनर्जी है, पावर है 4.5 किलो वाट। ठीक है, ये आपका आंसर होगा।
ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट, वो डाइटर है, डाइटिंग में है, वो वेट लूज करना चाह रहा है, लिफ्ट से 10 kg मास। अब डाइटर तो खाना कम खा रहा होगा, लेकिन यहाँ तो बोला लिफ्ट कर रहा है वजन, ठीक है, वजन को ही लिफ्ट करके अपना वजन कम करेगा। तो 10 kg का मास जो है वो लिफ्ट करता है 1000 टाइम्स टू ए हाइट ऑफ 0.5 मीटर। यहाँ से 10 kg का जो मास है इसको उठा के यहाँ पर रखता है, 1000 टाइम करता है, और ये है 0.5 मीटर। एज्यूम दैट द पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट ईच टाइम सी लोअर्स द मास इज डिसिपेटेड। ओके, देखिए होता क्या है कि ये इसको यहाँ से लिफ्ट करके ले गया, यहाँ पर उसने वर्क डन किया, राइट, यहाँ पर कुछ वर्क डन हो गया, और जो भी वर्क डन उस आदमी ने किया जो अपना वजन घटाना चाह रहा है, वो वर्क जो है सो वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी इसके ये जो वेट है उस पर, ठीक है, इस मास पर जो है स्टोर हो गया। अब उसे नीचे भी उतारना पड़ेगा, तो नीचे जब उतारेगा तो पोटेंशियल एनर्जी अब घट के फिर वापस जीरो आ गया। तो उस पोटेंशियल एनर्जी का क्या हुआ, कहीं उस आदमी ने उसको गेन तो नहीं कर सकता। हम लोग ऊपर उठा के ले जाएं तो भी हमारा एनर्जी जाता है, और नीचे जब वहां से ले आते हैं तो सोच सकते हैं कि इजी है, नीचे उतारना इजी है, उतना टेक्निकलिटी जो है सो भूल जाइए कि रोकते नीचे उतारने के समय मुझे रोकना पड़ेगा, धीरे धीरे लाना पड़ेगा, तब भी थोड़ा सा एनर्जी खर्च होगा, लेकिन उसको इग्नोर करने बोल रहा है। वो बोल रहा है कि ऊपर से जब इसको उतार के लाते हैं नीचे तो वो एनर्जी जो है सो लॉस्ट हो जाता है, एनर्जी लॉस्ट ईच टाइम सी लोअर्स द मास इज डिसिपेटेड, वो कहीं चला जाता है। अब पूछ रहा है हाउ मच वर्क डज सी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला क्वेश्चन सिंपल से स्टार्ट किया, बाद में पूछेगा कितना उसका फैट जला। तो पहला जो है सो कितना वर्क जो है उसने किया, हाउ मच वर्क सी डज, तो वर्क कितना किया, एक बार में कितना वर्क किया, mgh, ठीक है। नीचे उतारता है तो कितना वर्क करता है, जीरो। उसने तो बोल दिया वो इस पर वापस इसमें नहीं चला आता, वो तो बर्बाद हो जाता है। ऊपर ले गया तो जो mgh काम किया बस उतना ही, नीचे उतारने में कुछ चेंज नहीं। और टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो है n जो है 1000 टाइम्स करना है ना, ये तो यही है उसका आंसर, mgh टाइम्स n, इतना काम किया। m है कितना, 10 kg, g के वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, h के वैल्यू 0.5 है, n कितना है 1000 है, ठीक है। अब सबका जो है ये देखिए चला गया, 5 बच गया यहाँ पर, तो 5 हो गया, और 50 किलो जूल, 50 किलो जूल। इससे थोड़ा कम होगा क्योंकि यदि जी का वैल्यू मैंने 10 लिया है, 9.8 लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 49 आएगा, समथिंग लाइक, राइट, 49 किलो जूल आएगा शायद। वही ले लें एक्चुअली, क्योंकि तब की किताब से आंसर मिलेगा। मैं 9.8 नहीं लेना चाहता, मैं 10.0 लेना चाहता हूँ, तब ये इतना ना आके आएगा 49 किलो जूल, 49 किलो जूल, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब बी का देखते हैं। बी में यह है कि फैट सप्लाइज 3.8 टाइम्स 10⁻⁷ ऑफ एनर्जी पर किलोग्राम विच इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी विथ ए 20% एफिशिएंसी। 1 किलोग्राम फैट जलेगा तो कितना एनर्जी देगा, 3.8 टाइम्स 10⁻⁷ किलोग्राम, और यही एनर्जी जो है सो कन्वर्ट हो रहा है वो मैकेनिकल एनर्जी में, और जिसका 20% जो है सो वो काम कर पाती है। देखिए यहाँ पर ये शरीर भी एक मशीन है, उसका भी अपना एक एफिशिएंसी है, वो जो एनर्जी फैट के जलने से बन रहा है उसका 20% ही वो काम कर सकता है, तो ये जो काम किया है जस्ट उसका 20% है। तो कितना फैट जला वो पूछ रहा है, हाउ मच फैट विल सी लूज, हाउ मच फैट सी विल यूज। सो तो मान लेते हैं कि वो जो कितना है, x इजकल टू अमाउंट ऑफ फैट सी लूजेस इन लिफ्टिंग वेट, ठीक है। तो वर्केबल एनर्जी जो यहाँ से मिलेगा वो कितना आएगा, वर्केबल
वर्केबल मतलब कि जो वर्क डन होगा इससे, अवेलेबल एनर्जी जो वर्क के लिए है वो कितना होगा। एफिशिएंसी टाइम्स एक्स, और एक्स जो है अमाउंट लूज कर रहा है, तो 1 किलोग्राम लूज करने से कितना उसका एनर्जी मिलता है, 3.8 टाइम्स 10⁻⁷ और ये एक्स के जी है, तो एक्स के जी लूज करेगा तो 3.7 टाइम्स 10⁻⁷, 3.8 है शायद, टाइम्स 10⁻⁷, हाँ ठीक है, इतना लूज करता है 1 kg पर, एक्स के जी उसने लूज कर दिया तो इतना एनर्जी वो बनाएगा। फैट का 1 kg जो है वो आपको देता है 3.8 टाइम्स 10⁻⁷ का एनर्जी। एक्स के जी जो है सो जलेगा तो इतना एनर्जी अवेलेबल रहेगा। उसका जो है ईटा परसेंट 20% या कितना परसेंट, 25%, 20% जो है वही काम आप कर सकते हो, सब काम नहीं कर सकते। और जो काम कर सकते हो वो काम यहाँ पर है 49 किलो जूल, 49,000 जूल, और ईटा है 0.2, 20% है, और एक्स के जी हमें पता नहीं है, वो निकालना है। और ये जो है 3.8 टाइम्स 10⁻⁷, एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए आप, कितना केजी उसका फैट जला सो देख लीजिए। ये है 49,000 डिवाइडेड बाय 0.2 टाइम्स 3.8 टाइम्स 10⁻⁷, ये ऊपर चला गया 5 बार में, और ये कितना आ गया 49 टाइम्स 5 बाय 3.8 टाइम्स 10⁻3 और 4, यहाँ पर 4 आ गए। इसको 10 से डिवाइड करते हैं, 4.9 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3.8 हो गया, और ये हो गया 10 से डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, इतना केजी। इतना केजी मतलब 1 ग्राम हो गया, 1 ग्राम जो है सो 10⁻³ kg होता है, तो इतना केजी है। अभी नेक्स्ट टाइम हम ग्राम लिखेंगे। ये कितना हो गया 24.5 बाय 3.8, इतना ग्राम, ये ऑलमोस्ट 4 है, तो 6.2 ग्राम कुछ ऐसे आएगा आंसर आपका, 6.4 ग्राम है, 6.45 ग्राम। तो 6 ग्राम केवल उसका फैट जला इतना काम करने में। 1000 बार जो है सो आधा के जी 10 kg के वेट को ऊपर नीचे किया तो जो है सो केवल 6 ग्राम उसका फैट जला। लेकिन यहाँ पर जो है सो थोड़ा सा उससे ज़्यादा जलेगा, क्योंकि जब इसको नीचे उतारते हैं तो यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए हैं कितना वर्क डन करना पड़ता है। कंजर्वेटिव फोर्स यदि है तो क्या करेगा कि आप उसको नीचे उतार रहे हैं तो आप ही पर हो जाता, लग जाता, वो फोर्स वर्क डन कर लेता। लेकिन हम लोग के साथ ऐसा होता नहीं है, वो नीचे उतारने में भी हमारा एनर्जी खर्च होता है। तो बहुत दिन मेहनत करना पड़ेगा वजन घटाने के लिए। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन है 5.23, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये फैमिली यूजेस 8 किलोवाट ऑफ पावर, ठीक है, कितना पावर यूज कर रहा है 8 किलोवाट, सो पर सेकेंड 8 किलो जूल यूज कर रहा है। डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ एट एन एवरेज रेट ऑफ 200 वाट पर स्क्वायर मीटर। जो बिजली, जो सूरज है, यहाँ से जो सनलाइट आ रहा है वो कितना सनलाइट देता है, वो देता है 200 वाट पर स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर में 200 वाट का उसको बिजली मिलता है, मैंने एनर्जी मिलता है, बिजली नहीं मिलता, सनलाइट जो है एनर्जी है, सनलाइट का जो एनर्जी है वो मिलता है। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सोलर सेल लगा के, और वहाँ मशीन है, सोलर सेल भी एक तरह का मशीन है, तो उसका भी अपना एक एफिशिएंसी होगा, अभी बताएगा कितना एफिशिएंसी है। इफ 20% ऑफ दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू द यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखिए एफिशिएंसी आ गया 20%, जितना सनलाइट में एनर्जी है उसका केवल 20% मतलब 0.20 है, यही जो है सो कन्वर्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हाउ लार्ज एन एरिया इज नीडेड टू सप्लाई 8 किलोवाट, उसको 8 किलोवाट का जरूरत है, सब का सब बिजली चाहता है कि हम अपना सोलर पैनल से ही ले लें, कितना बड़ा उसका सोलर पैनल होना चाहिए, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है सो 200 वाट जो है, जो मान लेते हैं कि वो एरिया इसका जो है वो है ए, एरिया जो रिक्वायर्ड है
सोलर पैनल का, उसको कुछ मान लें, ये मान लेते हैं, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर में जो है, 1 स्क्वायर मीटर में कितना बिजली कितना पावर आ रहा है, 200 वाट का, मैंने पर सेकंड में 200 जूल आ रहा है। तो इतना एरिया से कितना आएगा, तो पावर जो है इन सनलाइट, इन एरिया ए ऑफ सनलाइट, वो कितना हो जाएगा, 1 मीटर में है 200 वाट, तो इतना एरिया है तो 200 टाइम्स ये हो जाएगा, इतना स्क्वायर मीटर है उसका, तो इतना पावर आ रहा है, 200 टाइम्स ए, जो भी एरिया है उसका उतना हुआ। अब पावर जो इलेक्ट्रिकल बनेगा, इलेक्ट्रिकल पावर जो जनरेट होगा वो कितना बनेगा, इसका 20%, ईटा टाइम्स 200, ईटा कितना है 20% है, मैंने 0.2 है, टाइम्स 200 है, टाइम्स ए, ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता करना है, लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर कितना उसे चाहिए वो पता है, 8 किलो वाट, 8 किलो मैंने 1000 वाट इतना चाहिए, और उसके लिए उसने जो एरिया लिया है वो ए है, तो एरिया यहाँ से निकाल लीजिए, कितना आ गया, 8 × 10⁻³ बाय, ये हो गया आपका 20 25 100, 5 40, ये 40 आ गया, 8 25 40, ये आ गया 10⁻³ बाय 5, 200, 200 स्क्वायर मीटर उसे चाहिए। 200 स्क्वायर मीटर चाहिए, तो एरिया उसको चाहिए कितना, 200 स्क्वायर मीटर। हाउ लार्ज एन एरिया इज नीडेड, ओके, तो वो तो हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कहते हैं कंपेयर दिस एरिया टू दैट ऑफ द रूफ ऑफ ए टिपिकल हाउस। टिपिकल हाउस का रूफ कितना होता है, उससे इसको कंपेयर करना है। ये जो 200 स्क्वायर मीटर है, ये मान लेते हैं कि घर जो है सो स्क्वायर फॉर्म में ले लेते हैं, मुश्किल होता है स्क्वायर फॉर्म में, तो स्क्वायर जो फॉर्म में घर है हमारा, स्क्वायर हाउस है, ठीक है। तो ये 200 स्क्वायर मीटर का मतलब है कितना, 200 स्क्वायर मीटर है मतलब 14 मीटर बाय 14 मीटर, थोड़ा ज़्यादा आएगा, 14 मीटर बाय 14 मीटर, ये 196 है। तो ये इस रेंज में आना चाहिए, 14 मीटर लंबा, 14 मीटर चौड़ा। मीटर यदि समझ में नहीं आता है, फीट आता है, तो 1 मीटर में 3.33 फीट होता है, कुछ ऐसे 33 फीट जो है 1 मीटर में होता है। तो इसको 3 से थोड़ा ज़्यादा से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 14 टाइम्स 3 42 और 1/3, सो 42 एंड 5 49 फीट कुछ ऐसे, सो ऑलमोस्ट 50 फीट, 50 फीट टाइम्स 50 फीट, 50 ही ले लीजिए, 49 नहीं, राउंड कर देते हैं। शॉर्ट ऑफ जो है सो 50 फीट लंबा 50 फीट चौड़ा का घर, तो इतना बड़ा यदि उसका घर हो बना हुआ, 50 फीट लंबा 50 फीट चौड़ा, गांव के लिए ठीक ठाक है, इतना तो मिल जाएगा, शहर में सब जगह नहीं पॉसिबल रहता, सबका घर इतना नहीं होता है, ठीक है। तो कंपेरेबल कह सकते हैं, बड़ा वाला घर जो है कंपेरेबल इफ हाउस इज बिग। या वैसे तो शहर में जो है सो 1200 स्क्वायर मीटर मिल गया, 1200 स्क्वायर फीट मिल गया, 12 नहीं 16 एक्चुअली, ये भी चलता है, 40 फीट बाय 30 फीट, लोग खुश होते रहते हैं। 1800 स्क्वायर फीट मिल गया तो वो भी ठीक हो गया, ये 2500 स्क्वायर फीट है ये, तो ये कुछ घर होंगे ऐसे, सभी घर नहीं पॉसिबल। तो ये था आपका क्वेश्चन 23। और इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ नहीं है। तो इस तरह से चैप्टर 5 फिनिश हो गया। इसके एक्सरसाइज को भी हमने पूरा बता दिया है, एग्जाम्पल्स को भी बता दिया है, कंसेप्ट को भी बता दिया है, जितना इस किताब में नहीं है हम उससे थोड़ा आगे जाकर बता दिए हैं। यदि आपके पास कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो हम उसे क्लियर करेंगे। थैंक यू।